Assalamualaikum. I am Kaina Siraj from BS Radiology 3rd semester. The topic of my presentation is sequence of events in cell injury. So let's begin with the topic. इसमें हम देखेंगे कि जो सेल इंजरी में सेल में कौन कौन से इवेंट्स अकर होते हैं, उसमें क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, क्या पैथोजेनेसिस होती है। उसके लिए हम पहले बेसिक्स को थोड़ा डिस्कस करते हैं कि सेल इंजरी में होता क्या है। कोई भी सेल पे स्ट्रेस इतना एक्सीड कर जाए कि सेल उसको अडॉप्ट ना कर पाए और इस केस में क्या हो जाए, सेल इंजर हो जाए। तो इंजरी हमारे पास दो टाइप की होती है, रिवर्सिबल सेल इंजरी और इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इसको हम आगे देखते हैं कि ये क्या होती है। रिवर्सिबल सेल इंजरी, सेल कैन बी रिटर्न टूवर्ड्स नॉर्मल वंस आफ्टर इंजरी स्टिमुलस रिमूवल। कोई भी इंजरी स्टिमुलस आया है और उसको रिमूव कर दिया जाए अगर बाद में, तो वो क्या होता है, वो सेल अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आ सकता है। बट इंजरी स्टिमुलस के आने के बाद सेल में कुछ मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल चेंजेस डेवलप होती हैं। इंजरी की बहुत सारी कॉजेज़ हो सकती हैं, हाइपोक्सिया, इस्कीमिया, इन्फेक्शियस एजेंट्स, इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, फिज़िकल एजेंट्स। हाइपोक्सिया में जो क्या होता है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इस्कीमिया में क्या होता है, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है। इन्फेक्शियस एजेंट्स, कोई भी वायरस, कोई भी पैरासाइट, बैक्टीरिया की वजह से कोई सेल अफेक्ट हो जाए। इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन में ऑटो इम्यूनिटी की वजह से। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस में कोई भी न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी की वजह से या उसकी ज़्यादा होने की वजह से, जैसे हाइपर विटामिनोसिस की वजह से, विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से। फिज़िकल एजेंट्स में कोई भी ट्रॉमा, रेडिएशन या इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से कोई सेल अफेक्ट हो जाए। जैसे कि इस डायग्राम में शो है कि फ़िज़िकल डैमेज में ट्रॉमा, रेडिएशन, हीट की वजह से कोई भी सेल अफेक्ट हो सकता है, उसमें इंजरी कॉज हो सकती है। वैसे तो ओवरऑल सेल अफेक्ट होता है, बट मोस्ट प्रोमिनेंसी जो हमें सेल में शो होती है वो क्या है, किस में होती है, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें रिवर्सिबल सेल इंजरी में अगर कोई इंजरी स्टिमुलस आता है और बाद में जैसे कि हाइपोक्सिया हो गया एक हाई एल्टीट्यूड पे और ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो गई है, बट उस ऑक्सीजन को बहाल करने के बाद वो सेल जो है वो अपने नॉर्मल स्टेट में वापस आ सकता है, क्योंकि वो भी इतना डैमेज नहीं हुआ कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। बट उसमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस और पैथोजेनेसिस ज़रूर होती हैं, बट वो उस अफेक्शन के बाद अगर उसको ऑक्सीजन वापस मिल गया है तो वो अपने नॉर्मल स्टेट में वापस आ सकता है। सो इसको हम आगे देखते हैं। फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी के सेल में कौन कौन से फीचर्स आते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी में। Ischemia leads to reduced blood flow, cause decrease in oxygen that affects mitochondria, result in decreased synthesis of ATP। जैसे कि एक पेशेंट को इस्कीमिया हो गया, वहाँ पे क्या है, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो गया। ब्लड फ्लो रिड्यूस होने की वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई तो हमें पता है कि हमारे जो सेल का माइटोकॉन्ड्रिया है उसको एटीपी बनाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जब होती है तो वो ऑक्सीजन उसको चाहिए। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगी तो हमारे पास एटीपी बनेगा। बट ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कम हो जाएगी, तो इस केस में क्या होगा, डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो इस एटीपी की डिफिशियंसी की वजह से कौन कौन से कंसिक्वेंसेस और चेंजेस डेवलप होते हैं सेल में, वो क्या है, सेलुलर स्वेलिंग, डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स, क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन, अपीयरेंस ऑफ माइलिन फिगर्स, अपीयरेंस ऑफ सेल ब्लेब्स। अब इसको हम इंडिविजुअली देखते हैं आगे कि इनमें होता क्या है। वैसे सेलुलर स्वेलिंग, आल्सो कॉल्ड क्लाउडी स्वेलिंग और हाइड्रोपिक चेंज, अकर ड्यू टू फेलियर ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पम्प। जैसे कि हमें पता है कि सेल में क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप होता है जिसका काम क्या होता है, आयोनिक कंसंट्रेशन बैलेंस करना। तो सोडियम और पोटेशियम पंप का नॉर्मली फंक्शन क्या है कि वो 3 सोडियम को आउटसाइड भेजता है और क्या करता है, 2 पोटेशियम को इनसाइड मूव करता है। बट अगर डिफिशियंसी ऑफ एटीपी रिजल्ट्स इन सोडियम इनसाइड एंड पोटेशियम आउटसाइड, अगर ये पंप क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि एटीपी नहीं है, क्योंकि एटीपी डिपेंडेंट है और इस वजह से ये फेल हो गया, तो क्या होगा, उस तरह से अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं परफॉर्म नहीं करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो सोडियम होगा उसका इन्फ्लक्स होगा और पोटेशियम का ईफ्लक्स होगा। तो सोडियम के इन्फ्लक्स होने की वजह से क्या होगा, सेल में ज़्यादा से ज़्यादा फिर वाटर भी मूव करेगा, क्योंकि आयोनिक ऑस्मोलैरिटी होगी। क्यों, जब इनसाइड सोडियम ज़्यादा मूव करेगा साथ साथ वो अपने साथ वाटर को भी अंदर ले जाएगा, उस केस में क्या होगा, सेल में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर आता जाएगा और वो अपना नॉर्मल जो होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन नहीं कर सकेगा और सेल स्वेल कर जाएगा।
जैसा कि हम इधर देखें एटीपी क्या रिड्यूस हो रहा है, साथ उसमें उस वजह से सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी अफेक्ट हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम सेल के अंदर जा रहा है, साथ साथ वाटर भी सेल के अंदर मूव कर रहा है, ऑस्मोसिस हो रही है और सेलुलर स्वेलिंग कॉज हो रही है। सेलुलर स्वेलिंग के वजह से हमारे पास सेल में क्या क्या फीचर्स अपेयर होंगे, वो ये कि जो सेल, जाहिर सी बात है अगर हम एक ऑर्गन ले लें लिवर, उसके सेल्स में स्वेलिंग आ जाती है, उस केस में क्या होगा, ऑर्गन का वेट इंक्रीज़ कर जाएगा, ऑर्गन का वेट ज़्यादा होगा, साथ साथ उसमें पेलर अपेयरेंस आ जाएगी, मीन वो पेल लगने लगेगा। वो क्यों पेल नज़र आएगा, इसलिए क्योंकि उसमें जो सेल के स्वेल होने की वजह से कैपिलरीज़ हैं उनकी कंजेशन हो रही है। तो ये एमसीक्यूज़ के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे पास पेलर अपेयरेंस होती है वो किस वजह से होती है, ड्यू टू कंजेशन ऑफ कैपिलरीज़। डिसएग्रीगेशन ऑफ राइबोसोम्स, जैसे कि हमने देखा कि सेल में क्या हो गई, स्वेलिंग हो गई। अब सेल स्वेल कर गया तो ऑब्वियसली उसके ऑर्गेनेलीज भी स्वेल कर जाएंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो हमें पता है कि जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वहाँ पे क्या होता है, राइबोसोम्स अटैच होते हैं। डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से क्या होगा, राइबोसोम डिटैच कर जाएंगे। और राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। अगर वो डिटैच हो जाएंगे तो क्या होगा, उसकी वजह से रिडक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी और सेल बिकम्स मोर रेडर। एक इसके फिर ये फीचर भी शो होता है सेल में कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेडर शो होता है, क्योंकि जो हमारे पास डीनेचर प्रोटीन होते हैं कुछ, वो क्या करते हैं, वो एओसिनोफिलिक स्ट्रेन को बहुत जल्दी बाइंड कर लेते हैं, तो उस वजह से सेल ज़्यादा से ज़्यादा एओसिनोफिलिक शो होता है। और अगर हम देखें कि जो राइबोसोम्स का आरएनए होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेसोफिलिया को शो करता है, तो उसकी डिटैचमेंट की वजह से क्या होगा, उसके बाद बेसोफिलिया शो ही नहीं होगा, तो उस वजह से इओसिनोफिलिया ज़्यादा से ज़्यादा शो होगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम डिक्रीज द सब थेरेप्यूटिक लेवल ऑफ ड्रग्स, कैसे, क्योंकि जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, अगर हम देखें लिवर सेल में, तो उसका फंक्शन क्या है, ऑब्वियसली वो वेरियस केमिकल्स की मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, तो मतलब कि डिटॉक्सिफिकेशन कर होता है। उसमें हमारे पास एक सिस्टम होता है साइटोक्रोम P450 मल्टी फंक्शनल ऑक्सीडेज सिस्टम, जो कि ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई कर रहे होते हैं। तो अगर वो हाइपरट्रोफाइज हो गया, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हाइपरट्रोफाइज हो गया, तो वो सिस्टम भी ऑब्वियसली उसकी एक्टिविटी इतनी इंक्रीज़ हो जाएगी हाइपरट्रोफाइज होने की वजह से कि वो ड्रग्स को जल्दी से जल्दी डिटॉक्सिफाई करने लग जाएगा और ड्रग्स अपने सब थेराप्यूटिक लेवल से गिरने लग जाएंगी, तो वो उस तरह से अफेक्ट नहीं कर पाएंगी जिस तरह उसको करना चाहिए। वैसे डायग्राम में देखें, जैसे कोई इंजरी हो गई और उसकी वजह से क्या हो रहा है, अभी तक जो हमने देखा कि सोडियम एंड वाटर मूव इनटू द सेल, पोटेशियम मूव्स आउट ऑफ द सेल, जो सिस्टर्नी है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की वो किस तरह डिस्टेंड हो रही हैं, साथ साइटोप्लाज्म स्वेल कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्यूलेशन शो हो रही है साइटोप्लाज्म में। रेड्यूस इंट्रासेलुलर पीएच, डिक्रीज इन एटीपी सिंथेसिस स्टिमुलेट्स फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एक्टिविटी। अब एटीपी की सिंथेसिस में डिक्रीज आ रहा है, एटीपी कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है, साथ में उसकी वजह से जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज हमारे पास एक एंजाइम होता है उसकी एक्टिविटी जो है वो स्टिमुलेट हो रही है। इसकी स्टिमुलेशन की वजह से क्या होता है, हमारे पास इंक्रीज एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। जो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा क्योंकि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की एक्टिविटी ज़्यादा हो गई है, और एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस की सूरत में हमारे पास क्या बनता है, पायरोविक और लैक्टिक एसिड ज़्यादा से ज़्यादा बनता है, जो कि क्या करेगा, लैक्टिक एसिडोसिस कॉज करेगा। लैक्टिक एसिडोसिस होगी तो पीएच क्या होगा, डिक्रीज़ करने लग जाएगा, जो इंट्रासेलुलर पीएच होगा वो कम होने लग जाएगा क्योंकि एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस हो रही है। सो उस वजह से क्या होगा, कॉज क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमाटिन एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। जो न्यूक्लियर के क्रोमाटिन मटेरियल होगा उसमें क्लम्पिंग स्टार्ट हो जाएगी और जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं उनमें भी क्लम्पिंग आ जाएगी क्योंकि पीएच जो है इंट्रासेलुलर वो रिड्यूस हो रहा है एसिडोसिस की वजह से। Appearance of myelin figures and cell blebs. Myelin figures intracellular wall-like structures originate from damaged membrane. ये wall-like structures होते हैं, जैसे कि हमें पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं या जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं वो फॉस्फोलिपिड से बनी होती हैं।
जब एक सेल में इंजरी हो जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो जाहिर सी बात है उसकी मेम्ब्रेन पे भी अफेक्ट आता है। तो जो मेम्ब्रेन जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो डिटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसके वो क्या करते हैं, वो जाके फ्लॉट करते हैं साइटोप्लाज्म में। जैसे इस डायग्राम में हमें शो हो रहा है कि ये नॉर्मल सेल है, इंजरी के बाद इसमें क्या हो गया, माइलिन फिगर्स हमें नज़र आ रही है वॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म में। ये क्या है, ये कंपोनेंट्स होते हैं फॉस्फोलिपिड्स के। तो ये एमसीक्यूज़ के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइलिन फिगर्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। सेल ब्लेब्स डिसऑर्डरली फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन रिजल्ट्स इन सेल मेम्ब्रेन डिफॉर्मिटी। सेल ब्लेब्स अगर हम देखें वो भी हमें प्रॉपरली इस डायग्राम में नज़र आ रहे हैं। ये क्या, ये भी डिफॉर्मिटी है एक सेल मेम्ब्रेन की, क्योंकि जब सेल में स्वेलिंग आती है, उसमें वाटर इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसकी वजह से उसमें स्वेलिंग कॉज हो जाती है। उसमें क्या होता है कि ये जो मेम्ब्रेन है इस पर प्रेशर आता है, क्योंकि टर्गर प्रेशर राइज होता है, तो उसकी वजह से मेम्ब्रेन पे प्रेशर आता है, तो मेम्ब्रेन में ब्लंटिंग और ब्लबिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि इस डायग्राम में हमें क्लियरली नज़र आ रही हैं। क्योंकि जो साइटोस्केलेटन का फंक्शन होता है वो क्या होता है, सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करना। तो अगर वो उसमें प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा वहाँ पे, और उसमें डिफेक्ट आ गया है, तो उसकी वजह से क्या हो गया है, सेल मेम्ब्रेन में ब्लेबिंग कॉज हो गई है। इसके अलावा कुछ सेल्स होते हैं जो कि हमारे पास लिपिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, उनमें फैटी चेंज आता है, किस वजह से, ट्राइग्लिसराइड की अकोमुलेशन की वजह से। अभी अगर हम इसमें देखें, अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसका सारा ये एक ओवरव्यू है। देख, जैसे कि इस्कीमिया हो गया, इस्कीमिया की वजह से ब्लड फ्लो रिड्यूस हो गया, ब्लड फ्लो रिड्यूस होने की वजह से ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो गई है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन डिफिशियंसी की वजह से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कम हो रहा है, उसकी वजह से एटीपी की सिंथेसिस भी कम होती जा रही है, सोडियम पोटेशियम पंप इफेक्ट हो रहा है, तो उस वजह से क्या है, सेलुलर स्वेलिंग कॉज हो रही है, माइक्रोविलाई लॉस कर रहे हैं, ब्लैबिंग कॉज हो रही है। इसी तरह से एटीपी की डिक्रीज़ होने की वजह से एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लैक्टिक एसिडोसिस हो रहा है, तो ग्लाइकोलिजन कम हो रहा है, पीएच डिक्रीज़ हो रहा है, तो उस वजह से क्या होगा, न्यूक्लियर क्रोमेटिन मटेरियल की क्लम्पिंग स्टार्ट हो रही थी, डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स की वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस जो थी वो कम हो रही थी इस तरह से। अब अगर हम देखें कि एक सेल है, अभी तक हमने रिवर्सिबल सेल इंजरी में देखा तो उसकी मेम्ब्रेन में डिफेक्ट आया था, बट क्या था कि वो प्रॉपरली अभी बर्स्ट नहीं हुई थी, मेम्ब्रेन स्टिल इंटैक्ट रहती है रिवर्सिबल इंजरी में, क्योंकि इसी वजह से वो अपने नॉर्मल स्टेट में वापस जा सकता है सेल, क्योंकि मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है। इसी तरह से जो न्यूक्लियस होता है सेल का, वो भी अभी तक मतलब उस पर कोई डिफेक्ट नहीं आया, इस वजह से सेल जो है वापस अपने नॉर्मल स्टेट में वापस जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हुई थी, बट माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज नहीं हुआ था। तो ये इन वजूहात की वजह से क्या है कि ये सेल इसीलिए अपने नॉर्मल स्टेट में वापस जा सकता है। Irreversible cell injury progresses and cannot return to normal state, which leads to cell death. रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है कि जो सेल है वो, सेल पे कोई इंजरी स्टिमुलस इतना प्रोलॉन्ग हो गया है कि वो उसको इतना डैमेज कर जाता है कि वो क्या करता है, वो सेल अपने नॉर्मल स्टेट में वापस नहीं आ सकता। जैसे कि इस डायग्राम में शो हो रहा है कि नॉर्मल सेल है, उस पर स्ट्रेस आया, उसने अडॉप्टेशन कर ली, बट अगर अडॉप्ट नहीं कर पाया, इनअवेलेबिलिटी टू अडॉप्ट, तो सेल इंजर हो गया। बट उस इंजरी के बाद वो सेल अपने नॉर्मल स्टेट में वापस जा सकता है, क्योंकि रिवर्सिबल इंजरी है, इतना कुछ डैमेज नहीं हुआ। बट अगर स्ट्रेस बहुत प्रोग्रेशन में चला गया है तो सिवियर इंजरी हो जाती है, और इरिवर्सिबल इंजरी है वो, तो वहाँ पे क्या होगा, सेल जो होगा वो सेल डेथ हो जाएगी, वो या नेक्रोसिस की तरफ जाएगा या एपोप्टोसिस की तरफ जाएगा। साइटोप्लाज्मिक चेंजेस, इरिवर्सिबल डैमेज टू माइटोकॉन्ड्रिया मैनिफेस्टेड बाय सिवियर वैकुलाइजेशन। साइटोप्लाज्मिक चेंज में क्या होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो इरिवर्सिबली डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सिवियर वैकुलाइजेशन शो होगी, मेम्ब्रेन जो होगी एक्सटेंसिवली प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज कर जाएगी, मैसिव कैल्शियम इन्फ्लक्स एक्टिंग एज अ पॉइजन फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा कि जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा मूव करेगा, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप इफेक्ट हुआ था, इसी तरह सोडियम कैल्शियम एटीपीएस भी इफेक्ट होगा, उसकी वजह से कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, और कैल्शियम जो है वो इंट्रा सेलुलर में एक सेल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एज अ पॉइजन एक्ट करता है, और उसके अलावा क्या करता है, डिफरेंट एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है जो कि सेल को डैमेज करना स्टार्ट कर जाते हैं।
लॉस ऑफ एंजाइम एंड प्रोटीन्स ड्यू टू इंक्रीज मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, जो मेम्ब्रेन्स की परमिएबिलिटी उनकी इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा कि एंजाइम्स और प्रोटीन जो होंगे वो लॉस करना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि अब माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्ट हो रहा है तो उसमें क्या होगा कि जो उसकी परमिएबिलिटी होगी वो अल्टर कर जाएगी, वहाँ से क्या होगा साइटोक्रोम सी रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, जो कि क्या कॉज करेगा एपोप्टोसिस, वहाँ पे तो सेल की डेथ हो जाएगी। इसके अलावा लाइसोसोमल स्वेलिंग एंड लीकेज होगी, क्योंकि लाइसोसोम्स हमें पता है कि उसमें क्या होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, अगर वो स्वेल कर जाएगा और उससे एंजाइम्स की लीकेज स्टार्ट हो जाएगी तो वो क्या करेंगे, वो उसको वहाँ पे ऑटोलाइसिस स्टार्ट कर देंगे। और जैसे इस डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर से कैल्शियम मूव कर रहा है, इंट्रा सेलुलर में इंजरियस एजेंट आ गया, उसकी वजह से क्या हो रहा है मेम्ब्रेन इफेक्ट हो गई है, एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा मूव कर रहा है, इंक्रीज साइटोसोलिक कैल्शियम इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा एक्टिवेशन ऑफ सेलुलर एंजाइम्स। एक्टिव कौन कौन से, फॉस्फोलाइपेज, प्रोटीएज, एंडोन्यूक्लिएज, एटीपीएज, ये एंजाइम्स क्या हो जाएंगे एक्टिवेट हो जाएंगे। फॉस्फोलाइपेज क्या करेगा, हमारे पास मेम्ब्रेन को डैमेज कर देगा। प्रोटीएज क्या करता है, कॉज करता है डैमेज साइटोस्केलेटन और प्रोटीन्स की। एंडोन्यूक्लियस न्यूक्लियर और क्रोमेटिन को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। और एटीपीएस क्या कर देगा, एटीपी की डिप्लीशन स्टार्ट कर देगा, और जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगी वो उसकी परमिएबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। लाइसोसोमल इंजरी कॉज ऑटोलाइसिस, जैसे मैंने बताया था कि ऑटोलाइसिस होगी, जो लाइसोसोम्स की एंजाइम है वो उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, इसकी वजह से क्या होंगे, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे लाइसोसोम से वो साइटोप्लाज्म में आना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो सेल के अपने कंपोनेंट से उसकी लाइसिस स्टार्ट कर देंगे। लीकेज ऑफ दिस एंजाइम इनटू सर्कुलेशन, जो इन एंजाइम्स की जब लीकेज होगी सर्कुलेशन में सेल डेथ के बाद, तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं, एक फीचर ये भी है कि ये हमें डायग्नोसिस में हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि कुछ एंजाइम कुछ हमें पता है कि टिश्यू स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि कार्डियक मसल्स के लिए हम देखें क्रिएटिनिन काइनेज, अगर ब्लड सीरम में उसका लेवल राइज कर जाए तो ये हमारे लिए एक गुड इंडिकेटर है मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए। सो एट द एंड अब हम अभी तक हमने जो जो चेंजेस देखी वो अभी इस डायग्राम में हम देख लेते हैं कि रिवर्सिबल सेल इंजरी में हमारे पास क्या क्या चेंजेस आए। एक नॉर्मल सेल था, उसमें इंजरी स्टिमुलस आया, उसमें क्या क्या चेंजेस आए, उसमें स्वेलिंग हो गई थी, उसका माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेल कर गया था, क्रोमेटिन मटेरियल जो था उसमें क्लम्पिंग हो गई थी। बट इंजरी स्टिमुलस के रिमूव होने के बाद क्या था, सेल अपने नॉर्मल स्टेट में वापस आ गया था, क्योंकि मेम्ब्रेन इंटैक्ट थी, जस्ट उसमें ब्लेबिंग और ब्लंटिंग हुई थी, मेम्ब्रेन बर्स्ट नहीं हुई थी। बट अगर सेल में इरिवर्सिबल इंजरी आ गई है तो सेल क्या होगा, वो डेथ की तरफ जाएगा, और उसमें क्या होगा, जो मेम्ब्रेन होगी वो बिल्कुल एक्सटेंसिवली डैमेज हो जाएगी। तो क्या होगा, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, उसकी वजह से क्या होगा, डिफरेंट एंजाइम्स जो होंगे उनकी एक्टिवेशन हो जाएगी, जो कि सेल को डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे और सेल नेक्रोसिस की तरफ जाने लग जाएगा। तो अगर एमसीक्यूज़ के वाले से हमसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी पूछा जा सकता है कि विच आयन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर नेक्रोटिक सेल डेथ, तो इसका आंसर है कैल्शियम। इसके अलावा हमें देखें कि हमें सेल में क्या क्या नज़र आ रहा है, तो लाइसोसोम जो मेम्ब्रेन है वो भी रप्चर हो रही है, उसकी वजह से जो एंजाइम है वो डिफरेंट जो ऑटोलाइसिस स्टार्ट कर रहे हैं, और न्यूक्लियर की कंडेंसेशन हो रही है बिल्कुल। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें लार्ज अमॉर्फस डेंसिटीज़ नज़र आ रही है, और सेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। तो इसके बाद क्या है, सेल बिल्कुल मेम्ब्रेन और उसका न्यूक्लियर जो है वो बिल्कुल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। सो ये सारे इवेंट्स थे, हमने देख लिए कि जो सेल इंजरी में अकर होते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा उसमें क्या क्या फंक्शनल चेंजेस आती है, उस सारी पैथोजेनेसिस हमने देख ली। सो यहाँ पे मेरी प्रेजेंटेशन एंड होती है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।